दोस्तों, डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, पिछली क्लास में अपन बात कर लिए थे जो राजस्थान की प्रमुख जो हस्तकलाएं थी उनको कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राजस्थान के वाद्य यंत्र या मुख्य वाद्य यंत्र। राजस्थान के जिन जिन क्षेत्रों में या कोई क्षेत्र विशेष में जो वाद्य यंत्र यूज में लिए जाते हैं या कोई स्पेशल जो फेस्टिवल होते हैं, त्यौहार होते हैं, ठीक है, तो वहाँ उस दौरान जो भी वाद्य यंत्र यूज में लिए जाते हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ी सी एक और बात मैं बताने की कोशिश करूँ आपको, जिससे कल रामनवमी गई है, राजस्थान का स्थापना दिवस था 30 मार्च को। तो ये जो तिथियां और जो ये कोई भी जो डेट वाले फैक्ट होते हैं उनको आप साथ के साथ याद किया करो, ये थोड़ा बेटर रहेगा, याद रखने में भी थोड़ी सहूलियत मिलेगी आपको। और यानी साथ के साथ कोई भी बात है, कोई भी फैक्ट, उसको रिलेट करने से भाई बेनिफिट ज़्यादा ही मिलता है, नुकसान तो कोई नहीं होता, बेनिफिट ही मिलेगा। आपको याद हो जाएगी कोई तिथियाँ। वैसे ही तिथियाँ जो याद करने में बहुत ही बाधा उत्पन्न होती है, या एग्ज़ाम में जो तिथियों वाला जो क्वेश्चन होता है उसको क्लियर करने में बहुत सी जो डाउट होते हैं, बहुत से डाउट होते हैं, तो आप साथ के साथ ही क्लियर कर लिया करो। ठीक है भाई, तो कल रामनवमी थी और राजस्थान का स्थापना दिवस था भाई। 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आज अपन बात करते हैं मुख्य वाद्य यंत्रों की। देखिए, वाद्य यंत्रों की बात करें तो वाद्य यंत्रों को 4 प्रकार से अपन पढ़ेंगे, या 4 प्रकार से बांटा गया है वाद्य यंत्रों को। ठीक है, देखिए जो 4 प्रकार है वो अलग अलग हैं कि किस प्रकार से जो वाद्य यंत्र बनाए गए हैं और किस जो धातु से या किस प्रकार की जो मटेरियल से जो बनते हैं या बनाए जाते हैं, तो उस प्रकार से अपन पढ़ेंगे। देखिए, इसमें एक जो प्रकार है अपन पहले सबसे पहले पढ़ेंगे तत्व वाद्य यंत्र, फिर दूसरा वाद्य यंत्र पढ़ेंगे सुशील वाद्य यंत्र, तीसरा पढ़ेंगे अवनद वाद्य यंत्र और चौथा पढ़ेंगे घन वाद्य यंत्र। देखिए, जो 4 प्रकार के वाद्य यंत्र अपन पढ़ेंगे, 4 प्रकारों में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इनकी अपन बात करें, जो तत्व वाद्य यंत्र है इसमें आपको थोड़ा सा शब्द से भी भाव प्रकट हो रहा होगा। जो तत्व वाद्य यंत्र है वो तार के माध्यम से या तार से बनाए जाते हैं, या किसी न किसी प्रकार से इसमें तार का प्रयोग होता है या तार का उपयोग किया जाता है इनको बनाने में। ठीक है, तार से बने जो वाद्य यंत्र होते हैं, तत्व वाद्य यंत्र होते हैं, तार के माध्यम से बजाए जाते हैं तो तत्व वाद्य यंत्र होते हैं। फूंक से बजाने वाले जो जिन वाद्य यंत्रों में फूंक देकर या फूंक देकर जो बजाया जाता है या फूंक देने से ध्वनि उत्पन्न होती है उनको बोलते हैं सुशील वाद्य यंत्र। ठीक है, देखिए अवनद वाद्य यंत्र की बात करें तो अवनद वाद्य यंत्र वो होते हैं जिनके बनाने में, ठीक है, जिनके बनने में चमड़े का प्रयोग किया जाता है, या जिनके बनाने में वो वाद्य यंत्र या जो वाद्य यंत्र कि जिनके बनाने में चमड़े का उपयोग किया जाता है, चमड़े का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनको अवनद वाद्य यंत्र कहते हैं। ठीक है, अब रही बात घन वाद्य यंत्र की, तो घन वाद्य यंत्र वो होते हैं जो धातु से बनाए जाते हैं या धातु से बने होते हैं। ठीक है, देखिए सुशील वाद्य यंत्र की अगर एग्जांपल की बात, हालांकि एक एक करके अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन तत्व वाद्य यंत्र पढ़ेंगे। तत्व वाद्य यंत्र कौन कौन से वाद्य यंत्र होते हैं, ठीक है, तार से कौन कौन से वाद्य यंत्र बने हुए होते हैं, तो उनकी अपन पहले बात करेंगे। आज की क्लास में शायद ये ही कंप्लीट हो पाएंगे अपन तत्व वाद्य यंत्र। एक एक दो एग्जांपल की अपन बात करें तो देखिए सुशील वाद्य यंत्र की बात करें, जो फूंक से
बजाए जाते हैं, फूंक देकर जो ध्वनि उत्पन्न की जाती है, उन वाद्य यंत्रों की बात करें तो बांसुरी और सारंगी, ठीक है, बांसुरी और सारंगी, सॉरी बांसुरी और पूंगी, ठीक है भाई, बांसुरी और पूंगी ये सुशील वाद्य यंत्र होते हैं। सारंगी तो अपन तत्व वाद्य यंत्र में पढ़ेंगे। अब बात करें एग्जाम्पल की अवनद वाद्य यंत्र की। देखिए अवनद वाद्य यंत्र की बात करें तो ढोलक और डमरू, ठीक है, ढोलक और डमरू। तो ढोलक और डमरू में चमड़े का उपयोग होता है, ठीक है, ढोलक और डमरू। और घन वाद्य यंत्र की बात करें, यानी जो धातु से बने वाद्य यंत्र होते हैं, तो देखिए जो मंदिरों की, यानी सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो मंदिरों में घंटी होती है या जो स्कूलों में जो घंटी होती है भाई, जो बेल बजाई जाती है, तो वो जो बनी होती है जो घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं, ठीक है। मंदिर की घंटी, और जैसे जो कोई सत्संग वगैरह होते हैं, सत्संग वगैरह में या कोई जो नाथ संप्रदाय के जो जोगी होते हैं वो चिमटा बजाते हैं, ठीक है, तो चिमटा होता है, ठीक है भाई। वो चिमटा एक तो ये चूल्हे में काम आने वाला वो चिमटा, उसका एक बड़ा रूप होता है, वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग में लिया जाता है, प्रयोग में लिया जाता है। उसके छोटे छोटे जो छल्ले लगे हुए होते हैं और उनसे ध्वनि निकाली जाती है, ठीक है। तो मंदिर की घंटी और चिमटा इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो ये चार प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। सारंगी अपन तत्व वाद्य यंत्रों में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल में लिखना चाहो तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, सारंगी लिख सकते हो। तो ये चार प्रकार के वाद्य यंत्र है मुख्य वाद्य यंत्रों में: तत्व वाद्य यंत्र, सुशील वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र और जो घन वाद्य यंत्र। तत्व वाद्य यंत्र जो तार से बनाए जाते हैं, सुशील वाद्य यंत्र जो फूंक से बजाए जाते हैं, और अवनद वाद्य यंत्र जिनमें चमड़े का उपयोग होता है, चमड़े का प्रयोग किया जाता है बनाने में, ढोलक और डमरू का एग्जाम्पल है। और घन वाद्य यंत्र जो धातु से बने हुए होते हैं, इसके एग्जाम्पल है मंदिर की घंटी और चिमटा। अब आज बात करते हैं अपन तत्व वाद्य यंत्रों की, एक एक करके बात करेंगे। तत्व वाद्य यंत्र के भी जो अलग अलग वाद्य यंत्र हैं उनकी पहले आज बात कर लेते हैं, फिर जो नेक्स्ट क्लासेज में इनकी भी बात करेंगे, ठीक है। अपन बात करते हैं तत्व वाद्य यंत्र। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सारंगी की, ठीक है। जो सारंगी वाद्य यंत्र है, तत्व वाद्य यंत्र है। देखिए जो सारंगी होती है, कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, और कोई फैक्ट है, ऐसे फैक्ट होंगे जो मैं बोल लूं और आपको लगे कि भाई ये लिखने लायक है, तो आप लिख सकते हो। सारंगी यानी सागवान, केर और रोहिड़े की लकड़ी से बनाई जाती है सारंगी, ठीक है। सागवान, ठीक है, सागवान, रोहिड़ा और केर की लकड़ी से सारंगी बनी होती है या बनाई जाती है। देखिए सारंगी में 27 तार होते हैं। कुछ जो सारंगी जैसे गुजराती सारंगी होती है उसमें 7 तार होते हैं, ठीक है। मुख्यतः तो जो सारंगी, सिंधी सारंगी में 27 तार होते हैं। ये भी लिख लेना बेटा। लेकिन जो सिंधी सारंगी होती है ये बेटर होती है, ठीक है, ये सबसे अच्छी सारंगी होती है सिंधी सारंगी। इसमें 27 तार होते हैं। तो गुजराती सारंगी भी होती है, गुजराती सारंगी में 7 तार होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये सारंगी सागवान, केर और रोहिड़े की लकड़ी से बनी हुई होती है। सिंधी सारंगी जो सबसे अच्छी सारंगी होती है, इसमें 27 तार होते हैं, और गुजराती सारंगी इसमें 7 तार होते हैं। देखिए सारंगी की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारंगी किस समय, हालांकि बजा कोई भी सकता है, आप भी बजा सकते हो आपको अगर बजाना आता हो तो, लेकिन मुख्यतः लंगा समुदाय के लोग सारंगी को बजाते हैं, ठीक है। लंगा समुदाय के लोग सारंगी जो वाद्य यंत्र होता है, जो तत्व वाद्य यंत्र एक मुख्य वाद्य यंत्र है, तो इसको लंगा समुदाय के लोग बजाते हैं सारंगी को। लेकिन लंगा समुदाय के अलावा अगर बात करें बजाने की, तो इसको
नाथ संप्रदाय या जोगी भी बजाते हैं। मुख्यतः देखा जाए तो मारवाड़ के जोगी बजाते हैं। ठीक है, देखिए आप लिखना चाहो तो लिख लेना, मारवाड़ के जोगी। और अगर आप लिखना चाहो तो जोगी भी लिख सकते हो, केवल जोगी भी लिख सकते हो, इतना कोई नहीं पूछेगा। जो मेंस एग्जाम होते हैं उनमें अपने को लिखना पड़ता है जो सारंगी एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो इसकी जो पूरी जो डिटेल होती है वो लिखना होता है। मेंस के एग्जाम में 2 नंबर में 5 नंबर में क्वेश्चन दे दिया जाता है, तब अपने को पूरी डिटेल लिखनी होती है। प्री या ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन बनता है सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो तत् वाद्य यंत्र है सारंगी। देखिए तारों के बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता है, भाई कितने तार होते हैं, गुजराती सारंगी में कितने तार होते हैं, सिंधी सारंगी में कितने तार होते हैं। ठीक है, ये जरूर पूछ लिया जाता है भाई किस समुदाय के लोग बजाते हैं। ठीक है, तो अपन सारंगी अगर रिवीजन की बात करें तो सागवान, केर और रोइडे की लकड़ी से बनती है। 27 तार होते हैं सिंधी सारंगी में, जो सबसे अच्छी सारंगी होती है। गुजराती सारंगी में 7 तार होते हैं। लंगा समुदाय और जोगी इसको बजाते हैं, यानी नाथ संप्रदाय में आते जोगी। ठीक है, और यही इसके फैक्ट है। देखिए अब आगे बात करें जो वाद्य यंत्रों की, तो जंतर की बात करते हैं सबसे पहले, अब यानी सारंगी के बाद में। ठीक है, जो जंतर वाद्य यंत्र होता है, देखिए जंतर एक ऐसा वाद्य यंत्र, थोड़ा लंबा वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, लंबाई इसकी ज्यादा होती है, तो ज्यादा लंबा होने के कारण भाई यानी दोनों हाथों से अगर पकड़ के बजाया जाएगा तो, यानी दोनों हाथों से अगर पकड़ा जाएगा तो फिर बजाया किससे जाएगा। ठीक है, तो जंतर जो वाद्य यंत्र होता है लंबा होने के कारण गले में लटकाया जाता है, और फिर जो इसके कलाकार होते हैं, ये जो वादक होते हैं इसके जंतर के, तो इसको फिर हाथों की थाप से बजाते हैं। ठीक है, या हाथों से बजाते हैं। ठीक है भाई, थाप से नहीं, हाथों यानी अंगुलियों से बजाते हैं जंतर को। इसमें तार होते हैं। ठीक है, ये तत्वाद्य यंत्र है। जंतर किस प्रकार का वाद्य यंत्र, क्वेश्चन ये बनेगा, जंतर तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है, जंतर एक लंबा वाद्य यंत्र होता है, इसलिए इसको गले में लटकाकर फिर अंगुलियों से बजाया जाता है। ये आप किसी भी प्रकार से आप लिख सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आगे वाला कि वीणा का प्रारंभिक रूप है। ठीक है, वीणा का प्रारंभिक रूप जो सरस्वती जी, माता सरस्वती जी के हाथ में जो वाद्य यंत्र होता है वो वीणा होती है। तो वीणा का जो प्रारंभिक रूप, ठीक है, जंतर को कहते हैं। ठीक है, वीणा का प्रारंभिक रूप जंतर को कहते हैं। वीणा जो माँ सरस्वती के हाथों में जो यंत्र होता है या वाद्य यंत्र होता है उसको वीणा कहते हैं। वो जो वाद्य यंत्र होता है वो वीणा होता है। तो वीणा का प्रारंभिक रूप जंतर कहलाता है, ये आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लंबा होने की वजह से गले में लटका कर बजाया जाता है। देखिए जंतर वाद्य यंत्र अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, जब प्रमुख लोक देवता पढ़ रहे थे उस समय। ठीक है, देवनारायण जी की बात कर रहे थे अपन, तो देवनारायण जी की जो फड़ का वाचन किया जाता है तो गुर्जर जाति के भूपों के द्वारा जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ठीक है, देवनारायण जी की फड़ का जब वाचन किया जाता है गुर्जर जाति के भूपों के द्वारा, तो गुर्जर जाति के भूपे देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं या जंतर वाद्य यंत्र बजाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनता है देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। जंतर वाद्य यंत्र किस लोक देवता की फड़ का वाचन करते समय बजाया जाता है, तो देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय बजाया जाता है। देवनारायण जी की फड़ का वाचन किस जाति के बोफे करते हैं, तो गुर्जर जाति के बोफे करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के भाई घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा या आपको सभी प्रकार से तैयार रहना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन क्रैक कर पाओगे, ऑप्शन सही कर पाओगे। ठीक है, तो तत्व वाद्य यंत्रों में जंतर वाद्य यंत्र है। ये देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, वाद्य यंत्रों का प्रकार जरूर पूछा जाता है एग्जाम में कि ये जो वाद्य यंत्र दे देंगे और उसका लिए पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सा या किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो अपन अभी सारंगी और जंतर पढ़ लिए हैं, ये दोनों तत्व वाद्य यंत्र है। ठीक है, ये इसके फैक्ट कंप्लीट हो चुके हैं जंतर वाद्य यंत्र के।
वीणा का प्रारंभिक रूप होता है, लंबा होता है, इसकी वजह या लंबा होने के कारण गले में लटकाकर अंगुलियों से बजाया जाता है। देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है गुज्जर जाति के बोकों के द्वारा। अब बात करते हैं रावण हत्था की। रावण हत्था का एक इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, ये वायलिन का प्रारंभिक रूप है। ठीक है, जंतर वीणा का प्रारंभिक रूप है, रावण हत्था वायलिन का प्रारंभिक रूप है। ठीक है, जंतर वीणा का प्रारंभिक रूप है, रावणता वायलिन का प्रारंभिक रूप है। वायलिन एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, तो वायलिन का प्रारंभिक रूप रावणता है। ठीक है, देखिए जो नारियल की अर्ध कटोरी होती है, ठीक है भाई, तो नारियल की अर्ध कटोरी इसके यानी बनाने में प्रयोग में ली जाती है। ठीक है, नारियल की अर्ध कटोरी से निर्मित होता है रावणता। ठीक है, नारियल की अर्ध कटोरी से ये मत समझना, पर नारियल का जो अंदर वाला जो खाने का भाग होता है, तो उसको दो भागों में काट के उसकी कटोरी बना ली जाए, ऐसा नहीं है भाई। जो नारियल का जो खाने वाला भाग होता है, उसके ऊपर एक कठोर जो लकड़ी टाइप की एक परत होती है, ठीक है, उसको फोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। जैसे पानी वाली नारियल, जो पानी वाला जो नारियल होता है और जो खाने वाले भाग के ऊपर जो परत चढ़ी हुई होती है, उसको कटोरी बोलते हैं। जो बाल वाली जो उसकी संरचना होती है नारियल की, उसको चीर के या और फिर उसके अंदर जो भाग होता है, उसको नारियल की जो अर्ध कटोरी बोलते हैं। ठीक है, आप भाई सब समझते होंगे। वैसे मेरा भाई ये इंटेंशन नहीं है कि आप कोई समझ रहे नहीं हो, समझते होंगे, लेकिन फिर भी मैं जहां तक कोशिश कर सकता हूँ आपको बता सकता हूँ, ये समझा सकता हूँ कि भाई नारियल की अर्ध कटोरी कौन सी होती है। भाई नारियल के जो खाने वाला भाग होता है, उसमें भी अगर उसको बीच में से काट दिया जाए तो कटोरी नुमा संरचना बन सकती है, दो कटोरियों की जैसी जो आकृति बन सकती है। लेकिन उसके ऊपर यानी खाने वाले भाग के ऊपर वाला भाग होता है, वो ये जो उसका प्रयोग किया जाता है रावण हत्था में। ठीक है, रावण हत्था वायलिन का प्रारंभिक रूप होता है, नारियल की अर्ध कटोरी से निर्मित होता है। देखिए अब इसका भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे जंतर की वजह से ही, वैसे इसकी बात करें रावण हत्था, अपन रावण हत्था की बात कर चुके हैं पहले। पाबूजी अपन पढ़ रहे थे लोक देवताओं में, तो उस समय बात किए थे रावण हत्था की। जो पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है भील जाति के बोफों के द्वारा। ठीक है, जंतर वाद्य यंत्र गुज्जर जाति के बोफों के द्वारा किया जाता है प्रयोग। देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग भील जाति के बोफों के द्वारा पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय किया जाता है। ठीक है, भील जाति के बोपों के द्वारा रावणता वाद्य यंत्र का प्रयोग बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय किया जाता है। ये फैक्ट दोनों आपको याद रखना है। जंतर देवनारायण जी गुज्जर जाति के बोपे, रावण हत्ता बाबूजी की फड़ भील जाति के बोपे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, भील जाति के बोपों के द्वारा बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, ये देखे ध्यान रखा करो, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। वाद्य यंत्रों में से यहाँ तक ही क्वेश्चन बनते हैं, जो इनकी और डिटेल होती है। नारियल की अर्ध कटोरी, भाई ये देखिए जो मेंस वाले एग्जाम्स होते हैं, जैसे RS मेंस है, तो उस एग्जाम में पूछने लायक होते हैं। या कोई स्टेटमेंट दे दे इसी प्रकार की जो एग्जाम्स में कि ये रावणता के बारे में क्या सही है क्या नहीं है, फिर उसमें से सही में दे देंगे जय नारियल की अर्ध कटोरी से बनाया जाता है, बाबूजी की फड़ के वाचन करते समय बजाया जाता है, वायलिन का प्रारंभिक रूप होता है, और एक ही दे देगा वीणा का प्रारंभिक रूप होता है। तो अपने को भाई सही है में से तो ये तीन हो जाएंगे, और जो वीणा रावणता वीणा का प्रारंभिक रूप है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जो यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा क्लियर ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, हालांकि अपने को जो वाद्य यंत्रों में PhD तो करनी है नहीं। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखा करो। अब बात आती है तंबूरा की। ठीक है, तो ये दोनों हो गए, जंतर और रावणता, दोनों को एक साथ बता दिया आपने।
देखिए तंबूरा होता है, तंबूरा के अन्य नाम भी होते हैं, तंबूरा को अन्य नामों से भी जाना जाता है, तंदूरा, चौतारा और वेणु और निशान। ठीक है, तो ये अन्य अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तंबूरा तो इसका नाम अपन यहाँ पे लिख दिया मेन हेडिंग में, तंबूरा, तो इसको तंदूरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चौतारा के नाम से भी जाना जाता है, निशान के नाम से भी जाना जाता है, और एक और जो नाम है वेणु, तो वेणु के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके तंबूरा के अन्य नाम हो गए, तंदूरा, चौतारा, निशान और वेणु। तंदूरा, चौतारा, निशान और वेणु, इन अलग अलग नामों से भी जाना जाता है तंबूरा को। देखिए जो तानपुरे के समान होता है, जो तंबूरा होता है तानपुरे के समान होता है, और इसमें 4 तार होते हैं। ठीक है, जैसे अपन नाम में आ रहा है चौतारा, तो इसमें 4 तार होते हैं और तानपुरे के समान होता है। तानपुरा एक वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, चौतारा आ रहा है तो इसमें 4 तार होते हैं। ठीक है, तंबूरा में 4 तार होते हैं और तानपुरा के समान होता है। देखिए दाहिने हाथ की जो पहली अंगुली होती है उससे बजाया जाता है। ठीक है, दाहिना हाथ कौन सा हो गया, जो राइट वाला हाथ हो गया, सीधा हाथ हो गया। ठीक है, ये वाला जो हाथ हो गया, आप जो सामने बैठे होंगे वो आप इस साइड देख के बैठे होंगे तो आपका ये हाथ हो गया। हालांकि हाथ तो सीधा दाहिना यही होता है, लेकिन आप इस साइड यूं देख के बैठे हुए होंगे तो आपका इस साइड वाला सीधा हाथ रहेगा। ठीक है, और मेरा इस साइड वाला, हालांकि दाहिना हाथ मेरा यूं घूमूंगा, इधर वाला टर्न लूंगा तो भी यही हाथ रहेगा दाहिना, और ये टर्न रहेगा मेरा तो भी मेरा दाहिना हाथ या सीधा हाथ या राइट हाथ यही रहेगा। तो दाहिने हाथ की ये अंगुली तर्जनी या पहली अंगुली की बात करें तो, ठीक है, तो यूं दिखा के जाते हैं टीचर को। ठीक है, कभी जाते हैं तब याद होगा आपको। तो इस अंगुली से बजाया जाता है जो तानपुरा होता है। ठीक है, तो तंबूरा होता है, तंदूरा होता है, चौतारा होता है, निशान होता है, वेणु होता है, जो दाहिने हाथ की तर्जनी या पहली अंगुली, चिटकी अंगुली भी बोलते हैं, चटकड़ी या चिटकी अंगुली बोलते हैं, तो इस अंगुली से बजाया जाता है। इसके जो मिजराब, ठीक है, जो आगे थोड़ी तिल्ली टाइप की लगी हुई होती है तो उसको बोलते हैं मिजराब। इस अंगुली के तर्जनी अंगुली के मिजराब बांधा जाता है और उससे बजाया जाता है तंबूरा होता है जो। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखिए एक जो फैक्ट है ये थोड़ा ध्यान रखना, स्पेशली ध्यान रखना, तंबूरा जो है कामड़िया पंथ के लोग बजाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कामड़िया पंथ के लोग जो 13 ताली नृत्य करते हैं तो उसके दौरान बजाते हैं। ठीक है, कामड़िया पंथ के लोग 13 ताली नृत्य के दौरान जो तंबूरा बजाते हैं। हालांकि अपन अभी तक एक फैक्ट भूल गए हैं, उसकी भी बात मैं आपको बता दूं। देखिए जो वाद्य यंत्र होते हैं, ठीक है, सारंगी गज के माध्यम से बजाई जाती है, ये आप नोट कर लेना। और एक जो रावणता होता है, ये दोनों गज के माध्यम से बजाए जाते हैं। ठीक है, जो वाद्य यंत्र गज के माध्यम से बजाए जाते हैं उन वाद्य यंत्रों को वितत वाद्य यंत्र कहते हैं। ये आप स्पेशली नोट डाल के लिख लेना, या आपके पास जगह बची हुई हो तो वहां पे लिख लेना। जो वाद्य यंत्र गज के माध्यम से बजाए जाते हैं तो उन वाद्य यंत्रों को वितत वाद्य यंत्र कहते हैं। हालांकि ये भी तत्वाद्य यंत्रों में आते हैं। तो सारंगी गज के माध्यम से बजाई जाती है। आपको पता हो तो जो भी यूं करके यूं बजाते हैं, जो एक हाथ में सारंगी होती है और दूसरे हाथ से जिसको रगड़ा जाता है या रगड़ दिलाई जाती है वो सारंगी से, उसको बोलते हैं गज बोलते हैं। ठीक है, तो जो गज के माध्यम से जो यंत्र बजाए जाते हैं, वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, उनको वितत वाद्य यंत्र बोलते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और रावण हत्था जो अर्ध कटोरी या नारियल की अर्ध कटोरी से बना हुआ होता है, तो रावण हत्था को बजाने के लिए भी एक गज का प्रयोग किया जाता है। तो गज का जो प्रयोग किया जाता है उनको
वितत वाद्य यंत्र कहते हैं। तो रावण हत्था और सारंगी वितत वाद्य यंत्र भी है। आप दोनों के ब्रैकेट में लिख लेना, सारंगी के ब्रैकेट में भी लिख लेना भाई वितत वाद्य यंत्र का रूप है या वितत वाद्य यंत्र है, और रावण हत्था के ब्रैकेट में लिख लेना वितत वाद्य यंत्र का रूप है। दोनों के नीचे ये भी लिख लेना, रावण हत्था भी गज के माध्यम से बजाया जाता है और सारंगी भी गज के माध्यम से बजाई जाती है। तो ठीक है भाई, देखिए 2 फैक्ट थे, पन छोड़ दिए थे, भूल गया था, तो हो सकती है थोड़ी बहुत मिस्टेक, तो मैं बता दिया उसे टाइम रहते हुए। अब बात करें आगे एकतारा की। तंबूरा की कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए गज वाला जो फैक्ट है ये तंबूरा के लिए नहीं है, रावण हत्था और सारंगी के लिए है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। जो ये फैक्ट है ये है तंबूरा के लिए। अब बात करते हैं एकतारा की। देखिए एकतारा की बात आ रही है तो इसमें शब्द के अकॉर्डिंग आप ध्यान रख सकते हो। एक तारा, ठीक है, तो इसमें एक तार होता है, नारद जी का मुख्य वाद्य यंत्र होता है एक तारा। नारद जी का मुख्य वाद्य यंत्र खड़ताल भी होता है, ठीक है। तो जो एक तारा होता है ये खड़ताल के साथ ही बजाया जाता है। नारद जी का वाद्य यंत्र होता है एक तारा, नारद जी का वाद्य यंत्र खड़ताल भी होता है, ठीक है। तो जो ये एक तारा है ये खड़ताल के साथ ही बजाया जाता है। ठीक है, एक तार होता है, नारद जी का वाद्य यंत्र होता है। नारद जी, आप सबने कहानियां सुन रखी होगी भाई, नारद जी एक बात यहाँ से सुनते थे और उस बात को दूसरों तक पहुंचाते थे, चाहे वो गलत बात हो चाहे सही बात हो। गलत बात होती थी उसको सबसे स्पीड से या सबसे तेज गति से दूसरे लोगों तक फैला देते थे। एक प्रकार से पोस्टमैन का काम करते थे, ठीक है भाई। सबसे पहले जो पोस्टमैन हुए थे नारद जी हुए थे, ठीक है, तो वो ध्यान रखना। इनका मुख्य वाद्य यंत्र नारद एक तारा, ठीक है, इस प्रकार से बजाया जाता है। आप बजा के देख लेना, अगर आप के पास हो तो या अवेलेबल हो जाए तो बजा लेना कभी, आप भी नारद जी बन जाना। लेकिन उसके साथ खड़ताली भी लाना, खड़ताली भी बजाना, दोनों एक साथ बजाओगे तब मजा आएगा, ठीक है। देखिए जो एक तारा है इसके लिए ऐसा माना जाता है जो कालबेलिया और जो नाथ संप्रदाय के लोग इसको बजाते हैं। देखिए अपन जब नृत्य पढ़ रहे थे, ठीक है, जनजातियों के नृत्य पढ़ रहे थे, क्षेत्रीय नृत्य पढ़ रहे थे, उस समय कालबेलिया नृत्य पढ़े थे, तो उस दौरान अपन बात किए थे पूंगी और खजरी, बीन और डक, इस प्रकार से जो मुख्य वाद्य यंत्र होते हैं, पूंगी और खजरी जो कालबेलियाओं के नृत्य यानी जो वाद्य यंत्र होते हैं। तो यहाँ पे अपने को पढ़ना पड़ रहा है एक तारा कालबेलिया जो संप्रदाय के कालबेलिया समुदाय के लोग बजाते हैं। तो देखिए अपने को वहां पर जो पढ़ना जो आपको मैं बताया था तो वो भी ठीक है, लेकिन अभी कालबेलिया समुदाय यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब जो कालबेलिया समुदाय इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना भी, आप कोई एक बात विशेष पे मत चले जाना भाई वहां पे तो ये लिखा दिया था, वहां पे ये क्यों नहीं लिखवाया था, और ठीक है। तो एक तारा कालबेलिया समुदाय के लोग भी बजाते हैं और नाथ संप्रदाय के लोग भी बजाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बफंग की। देखिए बफंग की बात करें डमरू के समान एक वाद्य यंत्र होता है बफंग। देखिए अब यहाँ पे जो मेरे पास ऐसी सुविधा नहीं है कि भाई आपको मैं फोटोज वगैरह दिखा दूं या वीडियो वगैरह दिखा दूं। अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता तो मैं आपको फोटो तो कम से कम दिखाई देता, वीडियो नहीं तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, और हो सके तो आप यूट्यूब वगैरह पे या गूगल सर्च मार के देख लेना बफंगी क्या होता है, डमरू क्या होता है, एक तारा क्या होता है, खड़ताल क्या होता है, सारंगी क्या होता है, और जंतर क्या होता है, रावणता क्या होता है, ठीक है। तो बफंग होता है जो डमरू के समान होता है, ठीक है भाई, कभी
बजाने मत बैठ जाना, हो तो थोड़ा बहुत बजा के देख लेना। तो अगर आपको अच्छा लगे तो बजा भी सकते हो, क्या इसमें आगे बढ़ सकते हो, डमरू जादूगर बन सकते हो। डमरू के अलग अलग प्रकार के जो वाद्य यंत्र होते हैं उनके लिए अपन पढ़ते हैं, उस वाद्य यंत्र का जादूगर वो है, उसका जादूगर वो है। ठीक है भाई, आपको कमेंट बॉक्स में ऐड करना कि खड़ताल का जादूगर कौन है। अपन पहले पढ़ चुके हैं तो आप बताना कमेंट बॉक्स में। भफंग का जादूगर की तो अभी बात कर रहे हैं। भफंग डमरू के समान वाद्य यंत्र होता है, कांच में दबाकर बजाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे दबा लिया जाएगा और फिर अंगुलियों से बजाया जाएगा। ठीक है, तो कांच में दबाकर बजाया जाता है। ठीक है भाई, कांच में दबा लिया जाएगा और फिर एक हाथ की अंगुलियों से बजाया जाएगा। ठीक है, देखिए जो बफन को मेवात क्षेत्र में जोगी बजाते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल जो क्षेत्र दे रखा है, मेवात क्षेत्र में जोगी बजाते हैं, तो आपको लिखना चाहिए मेवात क्षेत्र में जोगी बजाते हैं। ठीक है, मेवात वाला जो क्षेत्र है, जो भाई भरतरी जी का मंदिर है उधर जो अलवर में, और फिर जो भरतरी जी के जो ज्यादा जो पुजारी होते हैं, जो नाथ संप्रदाय के लोग होते हैं, जो उनके जो नाम से मांगने वाले होते हैं, वो भी जो जोगी नाथ संप्रदाय के लोग होते हैं, तो वो ये वाद्य यंत्र मेवात क्षेत्र के जो जोगी बफंग वाद्य यंत्र को बजाते हैं, जो डमरू के समान का होता है, डमरू के समान होता है। देखिए इसके दो मुख्य कलाकार हुए हैं। दोनों मुख्य कलाकारों को अगर मैं नाम बताना चाहूँ, जहूर खान मेवाती, ठीक है, जहूर खान मेवाती और अमर फारूक मेवाती। दोनों के सरनेम यानी मेवाती लग रहा है, दोनों के नाम के आगे मेवाती लग रहा है। तो मुख्य कलाकार हैं, मुख्य वादक है। देखिए जो जहूर खान मेवाती है, इसको बफंग का जादूगर कहते हैं। ठीक है, बफंग का जादूगर जहूर खान मेवाती को कहते हैं। जहूर खान मेवाती और अमर फारूक मेवाती दोनों इसके मुख्य कलाकार हैं। अमर फारूक, अमर नहीं, ये उमर है थोड़ा। ठीक है, उमर फारूक मेवाती और जहूर खान मेवाती। जहूर खान मेवाती बफंग का जादूगर कहलाते हैं। ठीक है, देखिए ये जो बफंग है, कांक में दबाकर एक तार को खींच कर बजाया जाता है। तो बफंग, इसका एक तार का जो इसमें नाम आ रहा है, या एक तार नामक जो शब्द आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ये तत्ववाद्य यंत्र है। हालांकि अपन अभी तक तत्ववाद्य यंत्र ही पढ़ रहे हैं और आज की क्लास में अपने तत्ववाद्य यंत्र ही कंप्लीट हो पाएंगे। लगभग 11 से 12 वाद्य यंत्र हैं, तत्ववाद्य यंत्र जो अपन पढ़ेंगे, बात करेंगे। जहूर खान मेवाती के बारे में स्पेशल नोट डाल लेना, इसको बफंग का जादूगर कहते हैं। या जहूर खान मेवाती का संबंध बफंग वाद्य यंत्र से है। बफंग वाद्य यंत्र को जहूर खान मेवाती बजाने में माहिर। ठीक है, अब बात करते हैं कामायचा। कामायचा सारंगी के समान होता है। ठीक है, देखिए जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे भाई, कौन सा वाद्य यंत्र किसके समान होता है। ठीक है, कामायचा जो वाद्य यंत्र होता है सारंगी के समान होता है। जो लकड़ी का, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, लकड़ी का टुकड़ा रहेगा, लकड़ी के एकल टुकड़े से जो बना हुआ होता है कामायचा, यानी लकड़ी के जो अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर नहीं बनाया जाता है। ये थोड़ा ध्यान रखना, समझ लेना है बस ये थोड़ी सी बात, लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब यह है भाई लकड़ी के अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर नहीं बनाया जाता है,
लकड़ी का एक ही भाग होगा, एक ही टुकड़ा लिया जाएगा इसको बनाने के लिए, और उसी को कामायचा का आकार दिया जाएगा, उसी को इस वाद्य यंत्र का आकार दिया जाएगा एक लकड़ी के टुकड़े से, लकड़ी के एकल टुकड़े से। ठीक है, तो ध्यान रखना। देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट अब जो मैं बताने जा रहा हूं, जो बकरे की आंत के 3 तंतु होते हैं जिनको अपन तार बोल सकते हैं, बकरे की आंत के 3 तार। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको सुन के। ठीक है, बकरे की आंत के 3 तारों से बनाया जाता है या बजाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसके 3 तार होते हैं कामायचा के। तो बकरे की आंत होते हैं, बकरे की आंत के होते हैं, जब तंतु बोल सकते हो या तार बोल सकते हो, तो कामायचा भी एक प्रकार से तत्वाद्य यंत्र है। इसके जो मुख्य कलाकार हैं, ठीक है, कामायचा वादक या मुख्य कलाकार हैं साकर खान मांगणियार। देखिए साकर खान मांगणियार है, ये मुख्य कामायचा वादक हैं। ठीक है, साकर खान मांगणियार, इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया है। ठीक है, ये थोड़ा आप ध्यान दे लेना है, सच मान लेना, इनको पद्मश्री कब दिया गया था, ये शायद क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन कि साकर खान मांगणियार को पद्मश्री किस वर्ष दिया गया था। हालांकि 2013 या 14 के आसपास इनको ये जो पद्मश्री से नवाजा गया था साकर खान मांगणियार को। मुख्य कामायचा वादक है। क्वेश्चन ये जरूर बन सकता है, निम्नलिखित में से पद्मश्री विजेता कौन है। तो एक साकर खान मांगणियार दे दिया जाएगा और 3 ऐसे जो नाम दे दिए जाएंगे जिनको कभी पद्मश्री तो क्या कोई अवार्ड ही नहीं मिला हो। ठीक है, ऐसा दे दिया जाएगा, या ऐसा दे दिया जाएगा जिनको पद्म भूषण पद्म विभूषण मिल चुका हो लेकिन पद्मश्री नहीं मिला हो। उनमें एक नाम यानी साकर खान मांगणियार का दे दिया जाएगा, और 3 ऐसे दे दिए जाएंगे जिनको कोई अदर जो अवार्ड मिल चुका हो। तो अपने को पद्मश्री, निम्नलिखित में से पद्मश्री विजेता तो साकर खान मांगणियार। साकर खान मांगणियार किस वाद्य यंत्र के मुख्य वादक है, तो कामायचा वाद्य यंत्र के मुख्य वादक है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखना थोड़ा। ये कंप्लीट हो चुका है अपना कामायचा। अब बात करते हैं सुरिंदा। सुरिंदा रोहिड़े की लकड़ी का बना हुआ होता है। ठीक है, सुरिंदा रोहिड़े की लकड़ी का बना हुआ होता है। 2 फैक्ट है इसके ओनली। देखिए जो सुरिंदा होता है, सुरिंदा को इस प्रकार से बजाया जाता है, गायन के साथ नहीं बजाता है। ठीक है, जो भी कोई इसका जो मुख्य वादक है वो इसको बजाते समय गायन नहीं करेगा या कुछ गाएगा नहीं, भजन वगैरह नहीं गाएगा, गाने वगैरह नहीं गाएगा। इसका मतलब यह है कि सुरिंदा से ही कुछ धुन निकलती है तो उसी को सुनना पड़ता है। ठीक है, तो सुरिंदा अपने आप में एक प्रकार से बादशाह होता है कि मैं बजूं तब तक आप कुछ मत गाओ, ओनली मेरे को ही सुनो। ठीक है, आप ये ऐसे भी लिख सकते हो, सुरिंदा गायन के साथ नहीं बजाया जाता है। ठीक है, सुरिंदा गायन के साथ नहीं बजाता है, सॉरी, सुरिंदा गायन के साथ नहीं बजाया जाता है। ठीक है, आप इस प्रकार से वाक्य लिख सकते हो, मैंने तो यहाँ पे लिख दिया स्वयं की धुन। ठीक है, सुरिंदा की जो खुद की धुन ही चलती है, गायन के साथ नहीं बजाया जाता है। जो सुरिंदा होता है रोहिड़े की लकड़ी से बनाया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं चिकारा। देखिए चिकारा के दो फैक्ट हैं, एक तो केर की लकड़ी से बनाया जाता है। ठीक है, चिकारा केर की लकड़ी से बनाया जाता है और प्याले की जो आकृति होती है, ठीक है, तो प्याले का आकार का होता है। यहाँ पे लिख देता हूं,
ठीक है। जो चिकारा वाद्य यंत्र है ये भी तत्व वाद्य यंत्र है, केर की लकड़ी से बनाया जाता है। ठीक है, चिकारा केर की लकड़ी से बनाया जाता है। और जो प्याला या कटोरी का बड़ा रूप हो गया एक प्रकार से प्याला, ठीक है, प्याला उसको बोलते हैं अपन। जो कटोरी का बड़ा रूप होता है, कटोरा भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। कुछ जगह कटोरा बोल दिया जाता है, कुछ जगह प्याला बोल दिया जाता है, या कटोरी का बड़ा रूप हो सकता है। तो प्याले के आकार का होता है चिकारा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं अपन रवाज की। देखिए रवाज और रवाब अलग अलग वाद्य यंत्र होते हैं, ठीक है। रवाज सारंगी के समान होता है, और ठीक है, और रवाब अलग होता है। रवाब की भी अभी अपन बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, रवाज की बात करें तो रवाज जयपुर और अलवर में प्रसिद्ध है। देखिए प्रसिद्ध का तो क्या यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। रवाब जो वाद्य यंत्र है जयपुर और अलवर में अलवर और टोंक में बजाया जाता है। जयपुर और टोंक अलवर बिल्कुल पास पास में तुम्हें बता दिया, इस प्रकार से आ गया ना। अलवर और टोंक में ये बजाया जाता है। हालांकि अलवर और टोंक भी ज्यादा दूर नहीं है, ओनली जयपुर बीच में पड़ता है। इनके अलवर और टोंक के बीच में जयपुर पड़ता है, ठीक है। तो टोंक और अलवर में रवाब बजाया जाता है। अब बात करें रवाज की। रवाज सारंगी के समान वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, जो रवाज होता है सारंगी के समान वाद्य यंत्र होता है। नाखून से बजाया जाता है, ठीक है। पर नाखून से यही हो सकता है भी जैसे अपन अभी बात कर रहे थे, नाखून के जो आगे बांधते हैं वो जो यंत्र, जो छोटी सी जो तिल्ली के समान जो संरचना होती है जो बजाने की, ठीक है, तो नाखून से बजाया जाता है। ठीक है, रवाज जो वाद्य यंत्र सारंगी के समान होता है, नाखून से बजाया जाता है, और इसमें 12 यानी 12 तार होते हैं। ठीक है, मेवाड़ में राव और भाट इसको बजाते हैं। ठीक है, मेवाड़ में राव और भाट इसको बजाते हैं। इसमें 12 तार होते हैं। देखिए जो नाखून वाला जो है बजाने का जो मिजराब होता है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, बार बार मैं बोल रहा हूँ तो भाई आप कंफ्यूज मत हो जाना और कहीं भूल मत जाना। पूछा जा सकता है, या आपको थोड़ा बहुत पता तो होना चाहिए भाई क्या होता है वो मिजराब बोलते उसको। ठीक है, मेवाड़ के राव और भाट रवाज को बजाते हैं। इसमें 12 तार होते हैं, और इसका जो अन्य नाम होता है डफ। हालांकि डफ एक और वाद्य यंत्र भी होता है। डफ जो चमड़े का बनाया जाता है, ठीक है, थोड़ा गोल, जो होली के टाइम में बजाया जाता है डफ। ठीक है, तो वो मुख्य वाद्य यंत्र होता है, चमड़े का होता है। लेकिन इसको भी अन्य नाम के आधार पर रवाज को भी डफ बोलते हैं। तो आप लिखना चाहो तो लिख लेना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा भाई रवाज को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो डफ शायद नहीं पूछे, क्योंकि डफ अलग ही एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो रवाज की बात के लिए सारंगी के समान होता है, नाखूनों से बजाया जाता है। नाखूनों को जो मिजराब पहना दिए जाते हैं, मिजराब बांध लिए जाते हैं। 12 तार होते हैं। मेवाड़ में राव और भाट इसको बजाते हैं। ठीक है, दुकाको की बात करते हैं। दुकाको दीपावली पर भील जनजाति के लोग बजाते हैं, और घुटनों के बीच में लेकर बजाते हैं। दुका को एक प्रकार का तत्वाद्य यंत्र है। इसको दीपावली के समय में भील जनजाति के लोग बजाते हैं। और जो दोनों घुटने होते हैं, घुटने भाई देखिए जो पैरों के बीच में, यानी घुटनों से मतलब भाई घुटनों यानी पैरों के बीच में, घुटनों के बीच में इस जो वाद्य यंत्र को लेकर भील जनजाति के लोग दीपावली का जो त्योहार होता है उसके समय में बजाते हैं। ठीक है, दुका को दीपावली के समय में भील लोग घुटनों के बीच लेकर बजाते हैं। दुका को वाद्य यंत्र को घुटनों के बीच में रखते हैं या पकड़ते हैं और फिर बजाते हैं। तत्वाद्य यंत्र होता है ये भी।
उसके बाद में एक लास्ट वाद्य यंत्र पढ़ते हैं, गुजरी वाद्य यंत्र। जो गुजरी वाद्य यंत्र भी तत्व वाद्य यंत्र होता है, और फिर बाकी के जो वाद्य यंत्र है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ये गुजरी एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। देखिए अपन रावण हत्था पढ़ रहे थे, तो रावण हत्थे से थोड़ा सा छोटा प्रकार होता है, छोटा रूप होता है। ठीक है, रावण हत्था से थोड़ा छोटा होता है। अब देखिए फिर मैं एक बात बताने की कोशिश करूंगा, इस प्रकार का कैसे क्वेश्चन बन सकता है, रावण हत्थे से थोड़ा छोटा कौन सा वाद्य यंत्र हो सकता है। ये कोई थोड़ा सा कोई जायज क्वेश्चन तो लग रहा नहीं है। और किसी से बैरगसी निकालना हो, किसी से रंजिशी निकालना हो आरपीएससी वालों को या कोई एग्जामिनर को, तब तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन दे सकते हैं कि रावण हत्था से थोड़ा छोटा कौन सा वाद्य यंत्र होता है, तो गुजरी वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आएंगे। गुजरी किस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, ये जरूर क्वेश्चन आ सकता है। इसमें 5 तार होते हैं, और जो ये अर्धचंद्राकार गज के माध्यम से बजाया जाता है। ठीक है, जो गुजरी वाद्य यंत्र होता है अर्धचंद्राकार गज के माध्यम से बजाया जाता है। देखिए गज एक प्रकार जो अपन सारंगी के लिए बात कर रहे थे, रावण हत्था के लिए बात कर रहे थे, तो ये इस प्रकार की होती है। जो एक डंडी होती है, डंडी के तार बंधे हुए होते हैं, उसको सारंगी के यूं रगड़ना होता है, सारंगी के तार बंधे हुए होते हैं, तो अलग अलग प्रकार की धुन उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर अपन बात करें अर्धचंद्राकार गज। ठीक है, अब ये देखिए पकड़ने की ये होगी जो डंडी इसकी, ठीक है, जो भी पकड़ने की होती है ये होगी, और इसके जो तार होंगे ये इस प्रकार के होंगे, ये इस प्रकार के होंगे, थोड़े अर्धचंद्राकार। अब यही हुई, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। मैं अर्धचंद्राकार जो आकृति होती है आप भी पता लगा सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, गज का एग्जाम्पल आ रहा है या गज का नाम आ रहा है, तो गज का जो नाम आते हैं वितत वाद्य यंत्र, रावण हत्था, सारंगी और जो ये गुजरी वाद्य यंत्र, इनमें जो गज का प्रयोग किया जाता है, इनको बजाने में गज की सहायता ली जाती है इनको बजाने में, तो वितत वाद्य यंत्र कहलाएंगे। ठीक है, तो अपने जो तत्व वाद्य यंत्र है कंप्लीट हो चुके हैं। अपन आज वाद्य यंत्र का जो टॉपिक है वो स्टार्ट किए हैं। उनमें से जो 4 प्रकार है वाद्य यंत्रों के, तत्व, सुशील, अवनद और घन वाद्य यंत्र। ठीक है, 4 प्रकारों में से एक जो प्रकार है तत्व वाद्य यंत्र, वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखते हैं भाई जो 3 प्रकार के जो वाद्य यंत्र बचे हुए हैं शायद 2 क्लासेज में कंप्लीट हो जाएंगे, मुझे जहां तक लगता है। और धीरे धीरे ये आराम से भी अपन करने की कोशिश करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्लास मान लो। ठीक है, फिर आगे उसके बाद में पढ़ेंगे अपन आभूषण, वाद्य यंत्र कंप्लीट करके फिर आभूषण पढ़ेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको क्लास पसंद आएगी। क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।